नमस्कार। आज गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर हम सभी एक परिचर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। ये इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए रक्सौल और वीरगंज भारत नेपाल के दो सीमाई शहरों के नामचीन गांधीवादियों को आमंत्रित किया गया है। मैं शशिभूषण कुमार, कौंसुल ICS महावाणिज्य दूतावास की ओर से महावाणिज्य दूतावास के प्रांगण में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये महात्मा गांधी के इस कार्यक्रम के प्रारंभ में आगंतुक अतिथिगणों का स्वागत किया जाएगा। इसके लिए मैं CG सर से निवेदन करूंगा कि वो आगंतुक अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। श्री भरत प्रसाद गुप्ता, ये रक्सौल के वरिष्ठ गांधीवादी हैं, पूर्व शिक्षक हैं और संभावना नामक एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष। श्री देवेंद्र मिश्र, ये नेपाल के ठाकुराम कैंपस के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं, पॉलिटिकल साइंस के, और एक राजनीतिक कर्मी हैं और क्रांतिकारी समाज नामक एक संस्था के अध्यक्ष भी हैं। श्री चंद्रकिशोर झा, ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है, ये महान, ये एक प्रसिद्ध स्तंभकार एवं पत्रकार हैं और ये भारत द्वारा एक संस्था के द्वारा गांधीयन फिलोसफी पे इनको इंटरनेशनल पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री महेश अग्रवाल, ये सीमा जागरण मंच के बिहार प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और सुंदरपुर रक्सौल में स्थित एक लिटिल फ्लावर लेबोरेटरी संस्थान के संचालक समिति के चेयरमैन भी हैं। यहाँ खादी वगैरह पे भी काम चलता रहता है। ये परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। यदि हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, युग पुरुष महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सोच है, एक दर्शन है, एक विचारधारा है, जिसे भारत नेपाल ही नहीं समूचा विश्व प्रभावित है। महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के पुरोधा तो थे ही, और ऐसा माना जाता है कि भारत की आज़ादी के पश्चात ही नेपाल में भी तत्कालीन राणा शासन के विरुद्ध जो आंदोलन की शुरुआत हुई, जो विभिन्न आंदोलन से होते हुए प्रजातंत्र आंदोलन में परिणत हुआ और अंततः नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। इस तरह महात्मा गांधी नेपाल के प्रजातंत्र आंदोलन के प्रेरणास्रोत रहे हैं। मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं श्री महेश अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वर्तमान महामारी के विशेष संदर्भ में समकालीन दुनिया में गांधीवादी विचारों की प्रासंगिकता, इस पर अपने कुछ विचार रखें। आज के इस महावाणिज्य दूतावास के कार्यक्रम में सबसे पहले जो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप लोगों को साधुवाद। मंच पर उपस्थित हमारे काउंसलर जनरल साहब नीतीश कुमार जी, काउंसिल श्री शैलेंद्र जी,
साथ आए रक्सौल के सबसे वरिष्ठ नागरिक श्री भरत प्रसाद गुप्ता जी, देवेंद्र मिश्रा जी के साथ महीनों रात्रि भोजन साथ में हुआ, एक यादगार है। आज हम महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी से एक आदमी पोरबंदर से अपनी जीवनी शुरू करता है, बाद में महात्मा बन जाता है, राष्ट्रपिता बन जाता है, बापू बन जाता है। लेकिन यदि उनकी आप रिकॉर्डिंग अगर सुने, कभी सुनने का मौका मिला है मुझे, तो आवाज में वो दम नहीं है जिसके एक कॉल पर 1942 का दांडी मार्च और लाखों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। कारण क्या था? क्या कारण था कि एक दुबला पतला, और इस बगल में हमारा चंपारण सीमा पर अवस्थित, जहां उन्होंने अपने वस्त्र का त्याग किया, और एक वैसे आदमी के पीछे दुनिया दीवानी हो जाती है और अंग्रेज को ललकारती है और अंग्रेज को मजबूर कर देती है उनको, जिसका शासन पूरे विश्व में, जिसके शासन काल में सूर्यास्त नहीं होता था, वैसे लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांध जाना पड़ता है। कुछ तो है। थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाएं। 1915 में उनका नाम महात्मा होता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, राज्यवैद्य जीवराम कालिदास, स्वामी श्रद्धानंद जी, ऐसे लोगों ने उनको महात्मा कहना था। 12 अप्रैल 1919 को एक लेख में साबरमती में उनके एक शिष्य ने बापू लिख दिया, तो बापू नाम से प्रसिद्ध हो गए। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून के रेडियो से राष्ट्रपिता की उनको उपाधि दे दी। तो हर एक उपाधियां उनके चरित्र और उनके जीवन शैली से, उपाधि बहुत छोटी है उनके लिए, कोई भी उपाधि उनको दी जाए वो कम पड़ जाती है। सत्य, अहिंसा और सेवा, 3 सूत्र उनके जो थे, उन्होंने जीवन में अपनी सारी कमजोरियों को कभी नहीं छुपाया। उन्होंने कॉन्फेस, सत्य बोलना, ये उनके जीवन की प्रथम प्रमुखता थी कि सत्य के एकदम करीब रहा जाए। उन्होंने कभी भी, अगर उनसे कोई गलती भी हुई है तो उन्होंने कन्फेस किया है उसको। ऐसा हम लोगों को उनके द्वारा रचित किताबों में देखने को मिलता है। अहिंसा के उपासक, अगर इतिहास में देखें तो वो शुरुआती में कुछ मांस भक्षण वगैरह किया करते थे, ऐसा कहीं से रेफरेंस मिला। लेकिन बाद में वो वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर हो गए लंदन में जाके, जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे। अफ्रीका जाते हैं, अफ्रीका में रंग भेद की नीति का वो विरोध करते हैं। फिर भारत आते हैं। हमारे एक शुक्ला जी थे चंपारण के, चंपारण में 9 कठिया एक कानून चलता था, किसानों की दुर्दशा देखते हैं। 20 कट्ठे में 9 कट्ठे की खेती इंडिगो की करके देनी पड़ती है किसानों को, नहीं देने पर उनको कोड़े से पिटाई होती है। जगह जगह पर कोठियां बनी हुई थी। हमारे रक्सौल में एक खरकिया कोठी है, वहां भी एक अंग्रेज शासक हुआ करता था। रामगढ़वा में कोठी होती थी, पिपरा कोठी कहलाता था। तो तमाम कोठियों के द्वारा वो इंडिगो का कलेक्शन करना और जो नहीं देते थे उनकी पिटाई करना। तो उनके मन में विचार आया कि इन गरीबों के देह पर वस्त्र नहीं है तो मैं वस्त्र पहन के क्या करूंगा। तो उन्होंने
वहीं पर चंपारण में वस्त्र का त्याग किया। आज के परिवेश में ये जो पेंडेमिक आया, अगर इसकी सही ढंग से विवेचना की जाए कि गांधी और पेंडेमिक का क्या रिश्ता है, अगर गांधीयन थॉट को अगर लेकर पूरा अगर विश्व अगर उस जीवन शैली को अपनाता तो शायद इस पेंडेमिक की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। अहिंसा परमो धर्म, तो अगर अहिंसा की बात थी, अगर सारा विश्व अहिंसक हो जाए तो ये जो एक वायरस आया तो उस वायरस की शायद उत्पत्ति न होती। उनका जो सेवा का जो भाव था, अगर इस पेंडेमिक में उस गांधीयन थॉट को अगर जोड़ के देखा जाए तो जिन लोगों की सेवा घरों में हुई वो मौत से बच गए। तो जो सेवा का भाव जिन लोगों ने घरों में पाला, मेरे घर में भी मेरे लड़के को कोरोना हुआ तो मैंने कहीं ये विचार नहीं किया कि मैं उसके कमरे में जाऊंगा और मेरे को कोरोना हो जाएगा। वो जो एक भाव था, उससे जो एक जो कहते हैं कि एक विल पावर का डेवलपमेंट होना मरीज के साथ, मरीज का जो एक जो इम्यून सिस्टम है वो जो बढ़ा, तो मैं समझता हूं कि मेरे को भी कोरोना नहीं हुआ, उसको भी, वो भी ठीक हो गया। तो एक इम्यून की जहां तक बात आती है तो वहां सेवा आके जुड़ जाती है बात, कि सेवा के भाव से जब आप किसी मरीज की बात करते हैं तो उसका इम्यून जब बढ़ जाएगा तो कोरोना क्या करता है उसका। और यदि जितने लोगों की इस कोरोना पेंडेमिक में मौत हुई है उसके इतिहास को कहीं जाके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, चाहे अस्पताल में हुआ हो, चाहे घर में हुआ हो। घर में लोगों ने थाली सामने रख दी और फेंक दिया रूम में, इतना लोग भयभीत हो गए। तो जिसके घर में था उनका भी इम्यून वीक हुआ और जो मरीज था उनका भी इम्यून वीक हुआ और वो मरीज क्रिटिकल हुआ। मेरा ऐसा एक सोच बनती है दिमाग में कि जिन लोगों के साथ प्रेम और भाव और सेवा भाव से जिनकी सेवा हुई, इस कोरोना ने उसको, कोरोना को उन लोगों ने यानी धोखा दिया, और जिन लोगों ने इसको इससे जितना बचने का प्रयास किया, तो वहां गांधीयन थॉट आता है यहाँ से कि अहिंसक समाज होता तो कोरोना का जन्म नहीं होता। अगर कोरोना का जन्म हुआ और सेवा भाव से अगर किसी मरीज का इलाज हुआ तो इलाज करने वाले के साथ साथ इलाज पाने वाले उनका भी इम्यून सिस्टम मजबूत रहा और कोरोना मात खाया। तो एक ये थॉट आता है। अब रक्सौल में एक बाबा कृष्णदास 1981 में आते हैं और कुष्ठ की सेवा उन्होंने भी, महात्मा गांधी ने भी कुष्ठ रोगियों से दूरी नहीं बनाई। वो उन रोगियों के परिवार में जाते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि आप उनकी सेवा कीजिए। तो आज तो मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ अपने कुष्ठ आश्रम में 35 वर्ष से जो आदमी कुष्ठ रोगियों का घाव का वो बैंडेज करता है, उनकी घाव की सफाई करता है, उनको तो कुष्ठ नहीं हुआ। हमारे 40-40 वर्ष के लोग हैं जो कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं। प्रतिदिन उनके घाव को खोलना, उसकी सफाई करना, उसमें दवा लगाना, फिर पट्टी बांधना। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं। किसी पीड़ित की सेवा अगर करते हैं तो आपका भी जीवन उतना ही सुखमय होता है जितना आप सुख देते हैं। ये न्यूटन का 3rd लॉ कहीं भी बेकार नहीं जाता। समय मेरे को 10 ही मिनट मिला है तो नहीं, तो मेरा तात्पर्य यह है कि हम लोग जीवन में एक संकल्प लें। इसी बीच में एक छोटी सी घटना याद आती है। भोजन जो है हम लोगों का जो खान पान है ये कंप्लीटली ज्योग्राफिकल बेस है। जिस ज्योग्राफी में हम लोग का जन्म होता है, जिस ज्योग्राफी में हमारा लालन पालन होता है, हमारी पीढ़ियां रही हैं, तो ये जेनेटिक ऑर्डर में हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करता है। तो यहाँ प्रबुद्ध समाज के सब लोग बैठे हैं।
जिन लोगों ने अपने पारंपरिक भोजन को नहीं छोड़ा उनको डॉक्टर की जरूरत आती है, लेकिन पारंपरिक भोजन को छोड़ के और जितना हम लोगों ने ट्रायल किया, चाइनीज खा लेते हैं, इटालियन खा लेते, तमाम रेस्टोरेंट बने, थाई फूड खाएंगे, चाइनीज खाएंगे, इटालियन खाएंगे, एक बार खा लिया जीवन में तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको जब हैबिट में लाते हैं, अब जैसे मैं जिस समाज को बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ी यानी राजस्थानी अग्रवाल समाज, हम लोग के 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी में कहीं मांसाहार और अल्कोहल की बात नहीं, लेकिन अब जो नई पीढ़ी उसका सेवन कर रही है, तो मैं उसका एक तुलनात्मक जब अध्ययन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा पीड़ित और सबसे ज्यादा बीमारी उन्हीं को हो रही है और सबसे ज्यादा अस्पताल में खर्चा उन्हीं का हो। तो महात्मा गांधी ने 2 चीज है, गाय के दूध से उनका बिराव रहा, लेकिन बकरी के दूध से उनका उतना ही दुलार रहा। तो कहीं न कहीं हमें अपने जीवन में उनके थॉट को, और उनके थॉट को तो गांधीयन थॉट को विशेष हमारे झाजी बताएंगे, मैं उतना विद्वान नहीं हूं उनके थॉट में, तो मैं तो उनके जीवन चरित्र को देख के जो जीवन में उसका पालन किया जा सकता है वो आदमी कर रहा है। लेकिन अंततोगत्वा कहीं भी अगर आप जाएं तो गांधीयन थॉट जो अहिंसा, सेवा और सत्य, 3 चीज का जीवन में पालन करने से मनुष्य का जीवन सुखी होता है। गांधी को याद होते ही है, लेकिन हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और फिर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महेश अग्रवाल जी, आपने बड़े तार्किक ढंग से महात्मा गांधी के सेवा को इम्यून सिस्टम से जोड़ने का कोशिश किया, जो कोरोना वायरस के लिए बहुत जरूरी था। ऐसे भी महात्मा गांधी का प्रिय भजन है, वैष्णव जन पे तेने कहिए पीर पड़ाई चाहिए। मतलब सही इंसान वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। और कोरोना के दौरान, महामारी के दौरान यही सबसे बड़ी जरूरत थी कि लोग एक दूसरे की सेवा करें। ऐसा लाखों मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेज, डॉक्टर्स ने अपनी सेवा दे करके लाखों प्राणों को बचाया इस कोरोना वायरस से। तो वहाँ पे महात्मा गांधी की विचारों की उपयोगिता साबित है। अब मैं श्री चंद्रकिशोर जी से आग्रह करूंगा कि अपने विचार करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के सूत्रधार शशिभूषण कुमार जी पकड़ने इस मंथन में उपस्थित भारत सरकार के महावाणी कुमार जी, महावाणी दूतावास के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम को रूप देने के लिए, सार्थकता देने के लिए जो वक्तागण, आदरणीय वक्तागण मित्रों, मैं सबसे पहले बड़ी हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ कि महावाणी दूतावास के कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर मिला। उस व्यक्ति के कार्यक्रम में जो पूरी दुनिया भर में वैष्णव जंतु देने के लिए के महागायक है, उसकी चर्चा अभी हुई। शशि कुमार जी कह रहे हैं, नरसिंह मेहता की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, आज विश्व के हर देश में इस तरह से गांधी के विचारों का प्रतिध्वनित हो रहा है पूरे विश्व में, ठीक उसी तरह से नरसिंह मेहता की जो पंक्ति है, वैष्णव जंतु देने के लिए, उस बात की, उसकी गुणवत्ता, उसकी अर्थता, उसकी गुरुत्व, सागर माथा की गहराई और हिंद महासागर की जितनी गहराई है उस तरह से, और हिमालय सागर माथा की जो ऊंचाई है उस तरह से उन्नत रूप में लोगों के मन में छूटे रही। और यहीं पर एक बदलाव की बात है। इसलिए भी मैं इस कार्यक्रम का सराहना करता हूँ कि आज महामहिम ने इस कार्यक्रम की आयोजना की। हम आज कितने बड़े संख्या में महसूस हुए। अब इस बात की है कि हम कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से गांधी से अपने जोड़ते हैं, गांधी के ऐना में अपने आप को हम जोड़ पाते हैं। गांधी का ऐना का मतलब ये है कि आप खुद को, स्वयं को, अपनी मन को, अपनी आत्मा को, अपनी देह को किस तरह से आप ले चल रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से परख रहे हैं, उसमें ही गांधी की संपूर्ण चिंतन, गांधी का संपूर्ण प्रयोग उससे जुड़ पाता है। मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से हम एक सरहदी शहर में हैं और सरहदी शहर की अपनी गरिमा होती है। अभी भी महेश कुमार जी कह रहे थे, जो रक्सौल की एक बड़ी संस्था,
हम बिहार कहते हैं एक नकारात्मकता होता है आज के बिहार में, हम रक्सौल समझते हैं एक नकारात्मक बिंब हमारे सामने आती है, लेकिन रक्सौल में बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमारे बीच में एक वरिष्ठ गांधी हैं जो बड़े गांधी के जीवन को जी रहे हैं। महेश जी की जो संस्था है कुष्ठ रोग से जुड़ा हुआ संस्था, या वहाँ जो खादी का जो प्रयोग चल रहा है, वहाँ कुष्ठ रोगी लोग में जो आत्मविश्वास और उद्यमशीलता है, सामाजिक रूपांतरण की जो प्रयोग चल रही है, वो अपने आप में अहमियत है और हमें सीखने की बात है। तो सीमाई शहर की विशेषता यह है कि हम रक्सौल से बीरगंज जाते हैं और बीरगंज से रक्सौल जाते हैं और हम टाउन टू टाउन की रिलेशन होती है। लेकिन वही महेश जी कह रहे थे कि हम भारत से आए हैं, एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है। गांधी के बारे में मार्टिन लूथर किंग ने कहा था जब वो 1959 में वो भारत आए, कहे कि मैं पर्यटक के रूप में नहीं आया हूँ, मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में आया हूँ, मैं तीर्थ में आया हूँ। गांधी का विचार का वह प्रयोग भूमि मैं देखने आया हूँ। दक्षिण अफ्रीका में वो प्रयोग कर चुके थे। तो जहाँ इतनी श्रद्धा है, एक अमेरिकी नागरिक जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जैसे हमारे देवेंद्र जी पूरी लंबी उम्र सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, तो विश्व के किसी भी कोने में शांतिपूर्ण तरीके से समाज रूपांतरण की काम चल रहा है, वहां वो गांधी को जी रहा होता है, वो गांधी का प्रयोग को अपने जीवन में संवार रहा होता है। इस तरह गांधी आज दुनिया के हर कोने में, हर लड़ाई में गांधी के साथ है। चाहे वो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं है, सिर्फ क्षमता की लड़ाई के लिए नहीं है, जहां लोग पर्यावरण से सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जहां जीवन पद्धति में जो तनाव आ गई है, जलवायु संकट से जिस तरह की परेशानियां गुजर रही हैं, वहां है जहां जो समाज में विभिन्न तरह के हिंसा प्रयोग हो रहे हैं, और जहां जिस समाज में हिंसा फलती है, फूलती है, पल्लवित होती है, हिंसा में एक सम्मोहन है। आज के युवाओं की पीढ़ी में हर तनाव का, हर प्रश्न का जवाब चाहते हैं लोग हिंसा के माध्यम से करें। वो मैं मीडिया से हूँ, पत्रकार हूँ, आज यहाँ बात फट जाए उसकी गूंज यहाँ अमेरिका में बैठे हुए लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन हम गांधी पर यहाँ विमर्श करते हैं, वो बात नहीं करते। तो शांतिपूर्ण प्रयोग का जो प्रतिफल होता है, उसकी जो प्रतिध्वनि होती है, जो अनुगुंज होती है, वो सनई होती है, क्रमिक होती है, लेकिन वही शाश्वत होती है। मैं कह रहा था, हिंसा जिस समाज में होती है, सबसे अधिक उसी समाज को परेशान करती है, उसी समाज में घाव अधिक लंबा और गहरा होता है। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका के जेल में थे, एक जेलर था, बड़ी क्रूरता पूर्वक उनके व्यवहार करता था। उसमें जैसा कि कह रहे थे महेश अग्रवाल जी, मोहनदास करमचंद गांधी न महात्मा गांधी हुए थे, न बापू हुए थे, न राष्ट्रपिता हुए थे। वो अपने आप से स्वयं साक्षात्कार करते थे और पुरुषों से प्रभावित होकर जीवन में काबिल प्रयोग कर रहे। तो कोई नई बात नहीं कि भारतीय संस्कृति की आमूल प्रति थी। पातंजलि का योग सूत्र में है ना, अहिंसा प्रतिष्ठा एकदम संतो बैरक त्याग। गांधी ने विश्व कहा था कि मेरी दरवाजा खिड़कियां खुली हुई है विश्व के विचारों के लिए, लेकिन गांधी जो भी कह रहे थे वह एक भारतीय संस्कृति का मौलिक पक्ष था, शाश्वत पक्ष था, सार्वभौमिक था। तो गांधी जो प्रयोग कर रहे थे उसकी धारा, उसकी जड़ें कहाँ से थी? वो भारतीय मिट्टी की थी। इसलिए वह बेसस हुई और इसलिए दुनिया उनकी तरफ देखता रहा। तो मैं कह रहा था कि गांधी जब दक्षिण अफ्रीका के जेल में थे, और जेलर उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार कर रहा होता था। गांधी जूता बनाने का काम, वो अपने दैनिक जीवन में उपभोग होने वाली हर चीजों का कोशिश करती थी उनकी, कि उतने व्यस्ततम समय में, राजनीति के उच्चतम व्यस्तता के बीच में भी उस चीज को अपने से निर्माण करना, एक आत्मनिर्भरता की बात है। तो उन्होंने एक तो चप्पल बनाया, और चलते वक्त जब उसको वहां से रिहा हुए, उस जेलर को उन्होंने दिया था। आपके कारण से मुझे मौका मिला, तो मैंने कुछ और मित्रों के लिए भी और आपके लिए भी बनाया। तो यह जो उनका प्रयोग था, बाद में उसको संग्रहालय में रखा गया और ब्रिटिश बहुत खुश हुआ, बड़ा नतमस्तक हुआ कि मुझे सौभाग्य हुआ एक विश्व पुरुष के द्वारा बनाए गए जूता चप्पल मुझे पहनने का अवसर मिला, और मैं इसको अधिक दिन तक हो नहीं सकता हूँ। तो इसकी गरिमा बड़ी है। जब महेश जी गांधी टोपी पहना रहे थे, तो कहने के लिए एक सिंबॉलिक टोपी है, और वस्त्र में पहना हूँ, इसी परिधान का एक अंग है यह। लेकिन जब इसको आप पहनेंगे तो आपके मन में एक अलग तरह का भीतरी एक फीलिंग्स होता है, अनुभूति होती है। यह अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हमने गांधी को एक अलग तरह से सोचा, एक अलग तरह से प्रकाश। गांधी हमारे बीच में नहीं है ना, वो इस जगह पर है कि हमें कुछ पुरस्कृत कर सके। लेकिन अगर मैं गांधी के रास्तों में कुछ करने का संकल्प लेता हूं, तो मैं अपनी जिंदगी की सार्थकता करता हूं। तो गांधी आज के जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से खास करके आर्थिक, वैसी आर्थिक अवस्थिति जो सभी को उसमें समान हिस्सा लगे, सभी को क्षमता लगे,
और सबको अपनत्व फील हो, ऐसा अर्थतंत्र का विकास होगा। ठीक उसी तरह से शांति प्रक्रिया ऐसी हो, ऐसी शांति की व्यवस्था हो जहां संवाद हो, जहां न्याय हो, इस तरह का सामाजिक संरचना का निर्माण हो, जहां किसी तरह का कोई शोषण नहीं हो, कोई विभेद नहीं हो, कोई औपनिवेशिक मानसिकता नहीं हो। आज दुनिया में किसी न किसी कोने में एक समस्या दिखाई पड़ती। दूसरा पहलू यह है कि आज प्रकृति का जो कहर है, गांधी जिस समय में जी रहे थे, गांधी 19वीं सदी में जी रहे थे, 19वीं और 20वीं सदी में, मूलतः उनका अधिक प्रयोग तो 20वीं सदी में हुआ। भारत 1915 में आए, चंपारण में 17 में आए। तो गांधी जो प्रयोग कर रहे थे वह 20वीं सदी के लिए था। 20वीं सदी का गांधी विश्व के लिए एक जरूरत थी, लेकिन आज 21वीं सदी के लिए गांधी का तौर तरीका है, गांधी का जीवन का जो प्रयोग है वह जो है अपरिहार्यता है। क्योंकि प्रकृति के साथ हमारा जो ही दूरी बढ़ेगा, जो असंतुलन बढ़ेगी, तो हम विभिन्न महामारियों का प्रकोप में पड़ेंगे। हमारी अर्थतंत्र जो है नेस्तनाबूद होगी। अभी विश्व की कोई भी विचारधारा के आधारित, सभी विचारधारा के आधारित जो अर्थतंत्र है वह अर्थतंत्र समता मूलक समाज निर्माण में कामयाब नहीं हुई। हमारी परनिर्भरता बढ़ रही है। आज चाहे नेपाल से हो या भारत से हो, किसी कोने से लोग पलायन जो हो रहे युवाओं को, अपने जड़े से जो लोग बाहर जा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि हमारी जो अपनी जो ग्राम स्वराज की बात है वह कोरोना काल में हुआ बात अधिक महत्वपूर्ण होकर है कि लोग रिवर्स माइग्रेशन जो हो रहा था, तो हम गांव की जो अर्थव्यवस्था है, गांव की जो स्वतंत्रता है, गांव की जो स्वराज है, जो जहां है वहीं उनको काम का अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और वह वहां वो प्रकृति से जुड़ रहा है कि नहीं, प्रकृति के साथ संवाद करता हुआ जीवन प्रणाली है कि नहीं। अगर आप जहां नहीं है, आज विश्व में जो नए नए द्वंद्व भर कर आ रहे हैं वो सिर्फ विचारधारा के कारण से नहीं है। लोग कहते हैं विकास की बात में गांधी क्यों, तो हम डोजर चलाएंगे कि हम वहां श्रम का प्रयोग करेंगे, तो सभी गांधी का विचार है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और उसमें इस तरह का प्रयोग किए जा रहे हैं कि उसमें संवेदना भरने की बात हो रही है, तो आज इंसान खुद को अपने द्वारा निर्मित जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे अपदस्थ होने की स्थिति आ गई है, उससे किनारीकृत होने की आ गई है। तो वैसी स्थिति में यह दुनिया का श्रम कैसा होगा, इस दुनिया की पूंजी कैसी होगी, इस दुनिया का समाज कैसा होगा, राज्य की संरचना कैसी होगी, ये जो आने वाले दिनों में जिसकी पगध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है इन तरह के प्रश्नों का, उसका भी समाधान गांधी के पास। चाहे हिमालय पर संकट हो या महासागर में संकट हो या जन जन के जीवन में संकट हो, उसका जवाब अगर कहीं है तो गांधी के जीवन में। इसलिए गांधी कहते थे कि उनका जीवन खुली हुई किताब, और गांधी कभी भी गांधी में जड़ता नहीं रही, गांधी अविरुद्धा रहा, हमेशा बहते रहे। जो बात वो जीवन के अनुभव से आया, वो जीवन का अनुभव से जो सत्य का प्रयोग हुआ, जो सत्य की अनुभूति हुई, कि सत्य का साक्षात्कार हुआ, उसको उन्होंने आगे लाया और उसके आधार पर बढ़ते रहे। इसलिए हम पाते हैं कि गांधी में कहीं खराब नहीं, तो उन्होंने प्रकृति के साथ जीने का, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का संबंध में। आज कोरोना काल में क्या हुआ, या पहले भी महामारियां हुई थी, गांधी के जमाने में भी हुई। गांधी कुछ लोग किताबों में है तो 1912 आने के ठीक 3 साल के बाद महामारी फैली, उसमें भारत में जितनी भारत का बंटवारा हुआ उससे अधिक लोग उस समय में मृत्युवरण किए। लेकिन गोपाल कृष्ण गांधी जो उनके पोते हैं, उनको हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले बुलाया था और मेरी पहल में वो आए थे, काठमांडू के कार्यक्रम में लेक्चर उन्होंने दिया, तो मैंने उनसे दोस्तों का इस तरह से अवसर मिला तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जिस आश्रम में रह रहे थे निश्चित रूप से उनके पुतोहू और उनका पौत्र उसमें गुजरा, लेकिन वो उस समय में दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे, फ्लू से वो नहीं हुए। ठीक उसी तरह से वो दक्षिण अफ्रीका में भी थे वहां पर। लेकिन गांधी ने क्या किया, वो जो स्वच्छता की बात है, शुचिता की बात है, सिर्फ देह के प्रति आसक्ति नहीं है, दूसरों की सेवा की बात है। जैसा कि शशिभूषण जी कह रहे थे, वैष्णव जन को देने कहीं पीर पर आई जाने, तो दूसरों की जो पीड़ा है, जब हम कोरोना में एक व्यक्तिवादी सोच आ गया, लोगों में एकांतिक सोच आ गई, एकांतिक मानस का उत्पत्ति हुआ। हम अपने आप को समाज को, या समाज ही नहीं, हम अपने आप को परिवार में भी एक दूसरे से अछूत अस्पृश्यता करने लगे, एक दूसरे पर शंका और संदेह करने लगे, एक दूसरे को हम लगे कि संक्रमण का कारण तो नहीं हो सकता है। गांधी वहां देह की ही नहीं, मन और आत्मा की पवित्रता की बात करते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा खाए मन। आज जो है हमारा जो रसोई है, वो रसोई एक वास्तव गांधी के विचारों अनुसार, गांधी कहते भी हैं, स्वराज में कहे हुए भी हैं, कि वह एक चिकित्सालय की तरह होनी चाहिए, और जो रसोईया है वह एक चिकित्सक के रूप में होना चाहिए। और स्वाद के लिए नहीं, उनके जो 10 व्रत थे उसमें
स्वाद की बात नहीं थी। तो जीवन का विभिन्न पक्ष में गांधी ही दुनिया के ऐसे हस्ती हुए हैं कि जीवन में की साधनिक जीवन ही नहीं, निजी जीवन के भी विभिन्न प्रश्नों का विभिन्न सवालों से उनका साक्षात हुआ है और उस पर उन्हें मौलिक दृष्टिकोण की है। आज हम जिस समय में हैं, हम अपने परिवार में हो या व्यक्ति के रूप में हो या किसी संगठन में हो, उनकी पारदर्शिता, उनकी सुशासन, उसकी चरित्रता, आज कोई भी देश या कोई भी समाज में अनेक तरह की समस्याएं आ रही है। कारण क्या है कि हम पर उसमें मनुष्य का मचे से कर्मण्य का महात्मा, हम मन और वचन और कर्म से एक नहीं हो रहे। गांधी ब्रह्मचर्य पर भी प्रयोग कर रहे थे, तो वह भी वो दुनिया को बताते थे। गांधी दुनिया के एक अच्छे पत्रकारों में जाने जाते हैं। तो महामारी के अगर काल में गांधी अगर आज कोरोना काल में अगर होते तो दुनिया को लिखकर अपील करते कैसे जिए, और संकट के समय में भी एक दूसरे को सहयोग की भावना, सहयोग की बातें करते। सरकार की अच्छी नीति का वो चिट्ठी लिखकर धन्यवाद भी देते और जहां कमजोरियां हैं, डेफिसिट हैं, उनके प्रति ध्यानाकर्षण भी करते। आज मुझे लगता है कि हम जिस संकट से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया को अगर फिट बनाना है तो हमें गांधी के रास्तों में चलना पड़ेगा और दुनिया देर और सवेरे गांधी के रास्ते में चलना ही होगा। मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक छोटा ही शुरुआत किया है। यह कारवां, यह मंथन धीरे धीरे बढ़ेगी और एक न एक दिन समाज का रूपांतरण का सबसे सटीक और अच्छा रास्ता अहिंसक माध्यम है, जिसको सभी लोग मानेंगे हैं। क्योंकि अहिंसा के माध्यम से, शांतिपूर्ण माध्यम के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम प्रकृति के साथ खेल करते हैं। नेपाल में देखो कि लैंडस्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, क्योंकि हम डोजर चलाते रहे पहाड़। स्वाभाविक है, प्रकृति हमारे साथ प्रतिरोध कर रही है, प्रतिशोध ले रही है। गांधी कहते थे प्रकृति को भी आप मुख मत समझो, प्रकृति को भी मौन मत समझो। आप केदारनाथ में देखिए उतनी बड़ी तांडव हो गई। तो अभी का जो विकास का मॉडल है, अर्थतंत्र का जो मॉडल है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो अवस्था है, और हम दिन रात अपने सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग हर चीज पर विमर्श कर लेते हैं, लेकिन स्वयं अपने देह की स्वस्थता के प्रति, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क सकता है। गांधी इस बात पर हमेशा सचेत रहते हैं और इसलिए अपने दैनिक जीवन में भी जितना हो राजनीतिक व्यस्तता हो, वो शारीरिक अभ्यास जो उनकी पदयात्रा होती थी उसको नहीं छोड़ते थे। भजन जो उनकी आत्मा की शुद्धि की बात करती थी, नुआखली में थे गांधी, वहां उनकी सबसे बड़ी माध्यम गांधी का पीस मिशन का प्रयोग रहा कि उन्होंने प्रार्थना सभाएं, वहीं पर तो आ गया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और नई पंक्ति वहां जुड़ी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो यह जो गांधी के लिए जब भजन कोई कर्मकांड नहीं था, वो मन की शुद्धि की बात थी, मन की पवित्रता की बात। तो गांधी का ये जो तौर तरीका है वो आज मजबूत हो गई है। उसी के आधार पर हम एक नया समाज निर्माण कर सकते हैं। मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है कि मैं उसमें हिस्सा दे सकूं, लेकिन उसके लिए पहले आज गांधी का विराट स्वरूप तो नहीं बन सकता है, लेकिन छोटे छोटे गांधी हो सकते हैं। आज उत्तराखंड में अगर चिपको मूवमेंट चल रहा है तो वो छोटा छोटा गांधी का एक ग्रुप है। अगर कहीं कोई आदमी कोई बड़े बांध के विरोध में कोई काम कर रहे हैं, कहीं जलवायु संकट पर कुछ काम कर रहे हैं, जल बचाव का काम कर रहे हैं, नदी की संरचनाओं को जीवन करने की बात कर रहे हैं, नदी और समाज में जो दिक्कतें आ रही है उसे दूर करने का कोई काम कर रहा है, वो गांधी का काम कर रहा है। अगर आज कोई चंपारण में खादी पर काम कर रहा है, अगर मजदूरों का और किसान का जो संबंध है जो नीलहा के समय में था, आज उसको संबंध और संरचना भले ही पात्र बदल गए हैं, प्रवृत्तियां बदल गई हैं, आज भी वहां के किसान खुशहाल नहीं है। अगर उसमें थोड़ा भी प्रयोग कोई आदमी कर रहा है तो गांधी का काम कर रहा है। हम बड़े गांधी नहीं बन सकते, कोई यूटोपिया हो जाएगा, लेकिन हम गांधी का छोटा छोटा काम तो अपने जीवन में कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर मैं पत्रकार हूँ तो गांधी इस तरह से पत्रकारिता को एक मोड़ मलाई का माध्यम नहीं बनाया, वो किसी सत्ता से किसी प्राप्ति का एक औजार नहीं बनाया था। वो ब्रिटिश के अखबारों में हो या स्वतंत्र भारत में हो, जब तक वो लिखते रहे, गांधी अपनी मन की बात बोलते रहे, विवेक की बात बोलते रहे। हम उसे कोशिश करें तो मुझे लगेगा कि हमारी जीवन धन्य और सार्थक हो जाएगी। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं फिर से महात्मा के प्रति अपना अभिनंदन और अपना वंदन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकिशोर जी। आपने महात्मा गांधी के सिद्धांतों, अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता की बात की, जो आज की जो मौजूदा जो समस्या है कोरोना वायरस और जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए बहुत आवश्यक है। अब मैं श्री देवेंद्र मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद शशि भूषण जी। इस
विषय पर विचार की चर्चा के संयोजक कॉन्सुलेट जनरल नीतीश कुमार जी, उनके कलीग्स, हमारे भरत बाबू गांधीवादी शिक्षक रहे हैं, महेश बाबू जो नाकाबंदी के आंदोलन में 6 महीने हम लोग साथ भोजन ही नहीं मारपीट भी सहा, बहुत कुछ हुआ, हम लोग साथ में थे। और चंद्र किशोर जी का क्या कहना, मधेश की परिचय अगर बखूबी कोई देता है तो चंद्र किशोर जी देते हैं। हम लोग तो एक्टिविस्ट हैं, काम करते हैं समाज में, लेकिन चंद्र किशोर जी उसे तथ्य को संकलित करते हैं और आप जैसे लोग, बाहर के लोग, आए हुए लोग को वो बताते हैं। वो मौका हम लोगों को कभी नहीं मिलता है, इनको अवसर मिलता है, इसीलिए पूरी मधेश उनके प्रति आभार व्यक्त। और इस कार्यक्रम में आज महात्मा गांधी के 152वें जन्म जयंती के अवसर पर जो श्रद्धा सुमन अर्पण करने का अवसर मुझे उनके विचारों के द्वारा जो प्रदान की गई, इसके लिए मैं ये भारतीय दूतावास के कॉन्सुलेट जनरल, यहाँ के सभी स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। महात्मा गांधी एक ऐसी विचार है तो गांधीवाद कहते हैं, इसमें आ चुका है। जैसे मार्क्सिज्म होते हैं, लेनिज्म है, या ये माओ की विचारधारा है, ये एक ऐसी विचारधारा है जिसको सभी ने स्वीकार कर लिया। जो हिंसा करते हैं उन्होंने भी स्वीकार किया। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं या ऐसा कोई देश नहीं जो गांधीज्म को स्वीकार न किया हो। सभी ने स्वीकार किया, किसी न किसी, क्योंकि हिंसा को किसी ने स्वीकार नहीं किया। हिंसा करते हैं, भेदभाव करते हैं, छुआछूत मानते हैं, लेकिन लीगली किसी को भी शांति को बहिष्कार नहीं। महात्मा गांधी जी सिर्फ शांति के अनुयायी और शांति का रास्ता उन्होंने बताया। प्रकृति से जुड़े हुए थे, प्रकृति में शांति है, बहुत अच्छी व्याख्या किया है चंद्र किशोर जी ने। प्रकृति में शांति है और उन्होंने इसका प्रयोग किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखते वक्त उन्होंने कहा, ये मेरी आत्मकथा नहीं है, सत्य के प्रयोग हैं, क्योंकि वो प्रत्येक पल, प्रत्येक चीज सत्य के प्रयोग के आधार पे उन्होंने प्रमाणित किया अपने आप को। छोटी छोटी बातों पे वो संकल्प लेते थे। यही उन्होंने सिखाया है लोगों को। हारो मत, अकेला चलो। उन्होंने एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे कह करके अपने मूल मंत्र को ही उन्होंने आगे रखा था शुरुआत के दिनों में। लंदन में उन्होंने कुछ नहीं किया, अपमानित हुए, लेकिन जब कमाने के लिए साउथ अफ्रीका गए तो उनकी शुरुआत वहीं पे है। कार्यस्थल सही कहें तो 1915 के बाद भारत में आकर के जो गोखले जी ने उनको बुलाया और भारत में आके जो कार्य किया, नाम कमाया, भारत राष्ट्रपिता बने, लेकिन इसकी बुनियाद जो रखी गई वो बुनियाद साउथ अफ्रीका में ही रखी गई। जब महामारी की बात आती है तो मुझे साउथ अफ्रीका की वो महामारी याद आता है। साउथ अफ्रीका में भी 2 बार बड़ी बड़ी महामारी हुई थी, और वो भी कहाँ, उन जगहों पे जहाँ हिंदुस्तानी रहते थे, हिंदू रहते थे, मुसलमान रहते थे, और यहूदियों को भी हिंदुस्तानियों की तरह ही छुआछूत बना करके रखा हुआ था। वहाँ पे काफी लोग मारे गए। उन्होंने वहाँ पे जाकर के आइसोलेशन, जैसे अभी की महामारी में, कोरोना में जिस तरह से अलग रखा गया, उन्होंने घर अलग व्यवस्था की, अलग किसी से स्वच्छता की, और उन्होंने एक बात कही, अगर भावना आपकी पवित्र हो, न साधन की कमी होती है, न साधकों की कमी होती है, न कार्यकर्ताओं की कमी होती है। आप अच्छी भावना से अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इसी महामारी के ही क्रम में मैंने इसको पलटाने का प्रयास किया, क्योंकि आपने महामारी यहाँ पे लिख दिया था, तो मैंने सोचा महामारी में गांधी जी स्वच्छता के लिए ही ना जाने जाते हैं,
लेकिन जब महामारी, उनके आत्मकथा में 2 चैप्टर महामारी हुआ, एक महामारी तो मैंने उसको पलटाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा मैं स्वयं आगे बढ़ूंगा, जो होगा मुझे होगा। किसी को बाध्य नहीं करते थे कि चलो सेवा करने के लिए, और सेवा किया। अलग ले गए, काफी लोग मारे गए। भारत में भी महामारी वगैरह हुए हैं, जो किशोर जी ने कहा, उसमें भी तो उनकी तो वो नीति थी। उन्होंने अपने 15-17 वर्ष के जीवन में साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के लिए ही नहीं, वहां जो काले लोग रहते थे उनके लिए भी, यहूदियों के लिए भी काफी संघर्ष ही नहीं किया। उनके नेता ही बनते रहे वहां, लीगल फाइटर, अदालत में लड़ते, भाषण करते, गिरफ्तार होते, काफी संघर्ष किया। और इसके साथ साथ वो दूसरी काम भी करते थे, संकल्प लेते, लीडर थे वो। उन्होंने दाल नहीं खाएंगे, वहीं पे संकल्प ले लिया, नमक नहीं खाएंगे, वहीं पे संकल्प ले लिया, निर्वाह करते थे। उनसे क्या सीखना है कि अगर आप छोटी छोटी संकल्प लेते हैं तो उसको निर्वाह जरूर करें, उससे किसी की परवाह न करें, आगे ना देखें, पीछे ना देखें, अकेले चलें। अगर समाज कल्याण के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो किसी की ओहदे की जरूरत नहीं है, किसी पद की जरूरत नहीं है। और उन्होंने इसीलिए 2 मंत्र अपने हाथ में लिया। पहला मंत्र था सत्याग्रह, दूसरा मंत्र था उनका अहिंसा। सत्याग्रह का भी उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है। बड़े से बड़े दुश्मन क्यों न हो, हथियारधारी दुश्मन क्यों न हो, जिसके विरुद्ध में हमें लड़ना है, उसके विरुद्ध में आप कटुता उत्पन्न मत कीजिए। प्रेम, सत्याग्रह का आधार उन्होंने प्रेम बताया है। अगर आप उसके प्रति प्रेम रखते हैं तो अपनी विचार को आप वहां रखेंगे। 1 बार नहीं मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, 3 बार नहीं मानेंगे। और जब वो आप पे विश्वास कर लेंगे तो फिर जब आप जो बोलेंगे वही वो मानेंगे। प्रेम की इतनी ताकत है। महात्मा गांधी ने कहा सत्याग्रह में सत्य बात बोलते हैं, लेकिन अगर प्रेम के साथ नहीं बोलते हैं, सत्य बात ही कटुता के साथ बोलते हैं, सत्य बात ही कोई फायदे के लिए बोलते हैं, तो उसमें विश्वास अगले को नहीं होगा। और अगला को जब विश्वास नहीं होगा तो आपकी बातों में वजन नहीं होगा। दूसरी उन्होंने कहा अहिंसा। अहिंसा की भी जड़ पकड़ा उन्होंने। अहिंसा वही व्यक्ति लागू अपने आप को अहिंसक कह सकता है। अहिंसा मतलब हम नहीं किसी को मारते हैं, पीटते हैं, इसका मतलब हम अहिंसक हो गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास सबसे बॉटम में रहने की आदत हो, सबसे पीछे, नीचे जमीन पे, विनम्रता, जिस व्यक्ति में विनम्रता होगी वही अहिंसक हो सकता है। जिसकी चाहत होगी बड़े बनने की, बड़े बड़े पदों पे जाने की, बड़े जगह पे जाने की, वो किसी भी स्थिति में अहिंसात्मक नहीं हो सकता। अब वो जो कार्य करेगा वो अहिंसात्मक आंदोलन हो ही नहीं सकता। उसके लिए उसको विनम्र होना होगा। आज महात्मा गांधी की फिलॉसफी तो सब मानते हैं। किंग लूथर आए इंडिया में तो कहाँ ठहरे? 5 स्टार होटल में उनको रखा गया था, लेकिन वो नहीं ठहरे 5 स्टार होटल। मैं शासन में आया हूँ, जैसे उन्होंने कहा। और वो कहाँ ठहरे? वही मणि भवन में, बॉम्बे के वही मणि भवन में जहां वो रहा करते थे। और फिर जाते वक्त उन्होंने रेफरेंस में लिखा कि मुझे लगता है कि मैं गांधी जी के बहुत करीब बैठ करके जा रहा हूं। ये होता है व्यक्ति की आत्मीय प्रभाव। इसीलिए मार्क्स की तरह का फिलॉसफी इनकी नहीं रही है। मैं तो एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसलिए सभी की फिलॉसफी का थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूँ। तो मार्क्स की तरह इनकी फिलॉसफी नहीं है, माओ की तरह इनकी फिलॉसफी नहीं है। इनकी फिलॉसफी ह्यूमन और नेचर की तरह है, सभी को सूट करने वाला फिलॉसफी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। स्वच्छता सभी को चाहिए, अच्छी भोजन सभी को चाहिए, संकल्प सभी को चाहिए, आगे बढ़ना है सभी को चाहिए, दूसरी की सेवा करना है सभी को चाहिए। इनका इतनी सरलता से, इसीलिए महात्मा गांधी को हर कोई याद करे। महात्मा गांधी की आत्मकथा को कम से कम 2, 4, 5 बार अपने जीवन में जरूर लोग पढ़ें और उस पढ़ने की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। मैं तो
कॉन्सुलेट जनरल साहब से एक अनुरोध भी करूंगा। नेपाल में जब हम लोग कीर्तिपुर में पढ़ा करते थे मास्टर डिग्री, उन दिनों की बात है, बहुत पुरानी बात है, तो वहाँ इंडियन एम्बेसी ने एक चरखा की तरह एक गांधी भवन बनाया। आप लोग ने देखा है कभी? ऐसे आपने देखा हो, चरखे की तरह आकार का, और गांधी भवन के नाम से जाना जाता था। हालांकि लोग नेपाल में जानते हैं, नेपाल में गांधी वगैरह वगैरह नहीं, जिनके लोग उतना ज़्यादा इसको याद नहीं करते हैं, जानते भी। तो हम लोग गांधी भवन जाया करते थे। मेरी अनुरोध है आपसे कि कम से कम वीरगंज में एक गांधी भवन की तरह कुछ हो, गांधी को याद किया जाए, और उनकी विचारधारा ऐसा है कि जब तक ये सृष्टि रहेगा गांधीज्म खत्म नहीं हो सकता। फिलोसफिकली देखें, प्लेटो को कोई खत्म नहीं कर सकता है ना। आप लोग तो प्लेटो को अच्छी तरह से जानते होंगे। प्लेटो ग्रीस के फिलोसफर थे, प्लेटो की बातें नहीं लागू की गई, लेकिन प्लेटो ने जो बात कहा हिंदू फिलोसफी से मिलता जुलता बात, और उस बात को आज तक अगर पॉलिटिकल साइंस कोई पढ़ता है तो प्लेटो को बिना पढ़े वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे ही गांधीज्म को बिना जाने समाप्त नहीं हो सकता है राजनीति शास्त्र की फिलॉसफी। गांधी को जानना ही होगा, क्योंकि जब तक सृष्टि रहेगा गांधी रहेंगे, गांधी को कोई साइड नहीं कर सकता। अब लगे कि गांधी की जो ये फिलॉसफी है, इसके कारण भारत को भी जानते हैं कितना ज्यादा फायदा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इसी फिलॉसफी को लेकर के वो पूरे संसार के लीडर बन गए। सिर्फ एक फिलॉसफी है, क्योंकि उनके हाथ में गांधी था। वही चीज कांग्रेस वालों ने कभी गांधी को अपने हाथ में नहीं लिया, बाकी पहले कोई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया, लेकिन जहां भी गए इन्होंने गांधी को अपने साथ लिया। स्वच्छता अभियान चलाया, गांधी की बातें की। आज भी वो भाषण कर रहे थे, उसमें गांधी का संपर्क हो ही रहे थे। गांधी को अपने साथ जोड़ करके आगे चलने वाले आदमी विश्व का नेता बन सकता, क्योंकि वो जननेता थे, क्योंकि वो जनता के बारे में सोचते थे, क्योंकि जनता की सेवा की बात करते थे। वो छोटी छोटी बातें करते थे गांधी जी, और सब कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने लिखा लास्ट में अपने आप में कहा बहुत सी ऐसी बातें जो मैं नहीं लिख पाया, खासकर लीडरों की बात, क्योंकि 1915 से ही तो उन्होंने राजनीति किया था। सही गांधीज्म अगर आपको पढ़ना है तो 1915 से पहले की पढ़िए, जब वो भारत नहीं आए थे, उस वक्त वो गांधी थे। जब वो भारत आ गए तो वो नेता हो गए। नेता हो गए तो बहुत विवाद आया। विवाद के बावजूद भी उन्होंने 3-4 सा आंदोलन बहुत कस के किया। दांडी मार्च किया, ये आपको जो विदेशी सामग्री का परित्याग किया, चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत ही किया। इसके बाद 42 के आंदोलन सब उन्हीं के घर में हुए हैं, सब उन्हीं जगह निर्णय हुए हैं। जहां वो रहते थे वो कभी लीडरों के घर घर नहीं गए, क्योंकि उनमें विश्वास था, क्योंकि वो छोटे तबके से नहीं कहा उन्होंने कि विनम्रता, आप अपने को सबसे नीचे के लिस्ट में रखिए, देखिए आपको लोग ऊपर रखता है और आपको सबसे आगे रखता है। ये चीज हमें सीखनी चाहिए। हम लोग को क्या, अब थोड़ी सी समय हो तो मैं नेपाल के कंटेस्ट में भी कुछ बोल दूं। मेरा थोड़ा सा परिचय इन्होंने दिया था चंद्रकिशोर जी ने। हम लोगों ने गजेंद्र बाबू के नेतृत्व में यहाँ भेदभाव, छुआछूत आदि इत्यादि के विरोध में एक संगठन हुआ, प्योरली गांधीवादी संगठन था। दिनमान उन दिनों पत्रिका लिखा करते थे, नेपाल के गांधीवादी नेता कहा करता था गजेंद्र बाबू को, और उनके फॉलोअर्स थे। गजेंद्र बाबू की आंदोलन चली, 10 वर्ष हुआ, सांसद बने, मंत्री बने, सब हुआ, आंदोलन भी हुआ, हिंदी की मान्यता की भी बातें हुई, तमाम हमारी मुद्दाएं आई, आगे भी बढ़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन हिंसा नहीं हुई। एक भी कार्यकर्ता नहीं मारे गए गजेंद्र बाबू के समय में। महेश बाबू आपको याद होगा, गजेंद्र बाबू जब तक नेतृत्व में थे एक भी कार्यकर्ता नहीं मारा गया, लेकिन जब गजेंद्र बाबू चले गए, नहीं रहे इस दुनिया में, इसके बाद दूसरे लोग नेतृत्व पकड़ लिए। मैं भी था बहुत दिनों तक महामंत्री पार्टी का, महासचिव आदि इत्यादि बहुत बड़े बड़े पदों पे रहा, लेकिन नेतृत्व मेरे हाथ में नहीं, दूसरे के हाथों में आया। उन लोगों की स्कूलिंग ऐसी थी कि आते ही उन्होंने यहाँ हत्याएं करवाई, कितने लोग मारे गए, करीबन आपको 120 आदमी मर गया।
और उसके नाम पे आंदोलन होता है। आज मधेशवाद खत्म हो रहा है। मधेशवाद जाके देखिए, वो जहाँ हम दोनों आंदोलन कर रहे थे, वो नाका पे, बॉर्डर पे, उस बॉर्डर पे नाका पे काम करने वाले एक भी आदमी पुरस्कृत नहीं हुए, और जो वहाँ चोरी चकारी कर रहे थे, जो बदमाशी कर रहे थे, वो सभी लोग पुरस्कृत हो गए। क्या महेश बाबू है नहीं, बताइए। तो क्या हो गया कि मधेश के प्रति भाव खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने गांधीवाद को छोड़ दिया। गांधी इसमें ही छुआछूत के विरुद्ध में, भेदभाव के विरुद्ध में, तमाम चीजों के विरुद्ध में अगर कोई आंदोलन चल सकता है किसी भी देश में, लंबी समय तक चल सकता है, तो वो गांधी की ही फिलॉसफी से चल सकता है। और इसी बात के साथ साथ मैं आज गांधी जी के गांधी जयंती के अवसर पर, अब मेरे तो ये सब लोग से फेवरेट ही रहे हैं, क्योंकि मैं गांधी को बहुत मानता हूँ। विद्यार्थी जीवन से मैंने 30 साल पहले ही इनकी आत्मकथा पढ़ी और इनकी साबरमती आश्रम में भी गया था, वहाँ बॉम्बे वाले ने भी, तमाम जगह मैं इनको देखा हूँ, क्योंकि मुझे इनके प्रति, इनकी अध्ययन किया, इनके प्रति लगाव है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेपाल में इनकी विचारधाराओं को हमारे चंद्रशेखर जी, महेश जी सबके साथ मिलकर हम लोग आगे की ओर ले जाएं, जन जन तक फैलाएं, तो निश्चित रूप से जिस तरह से संसार में इसकी आवश्यकता है या लोग महसूस करते हैं, नेपाल में भी ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। आपने महात्मा गांधी का मूल सिद्धांत सत्य और अहिंसा को बहुत प्रभावी ढंग से परिभाषित किया और उनका ज्ञानवर्धन हुआ। अब मैं भारत सर से अनुरोध करूँगा। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आज हमारे कॉन्स्टिट्यूट साहब सरकार में हो गए और नेपाल को गति प्रति जाने का संकल्प करने वाले हमारे बंधु और वही हमारे महेश अग्रवाल जी, आप सभी को मेरा बंधन। हम गांधी को उस पावन भूमि पर याद कर रहे हैं जो भोलेनाथ की छांव में। हम गांधी को उस पावन भूमि पर याद कर रहे हैं जहाँ महात्मा बुद्ध ने। ऐसे पावनता की भूमि हमें कर्म की ओर, कर्म को हम प्रेरित करते हैं। और इस वक्त से हम महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, कोई अछूता नहीं रहा, कोई ऐसा पृष्ठ नहीं रहा जिसमें मैं पढ़ती। एक बात आपको याद होगा, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के रेलवे के प्लेटफॉर्म पर पटके जाते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं सोचता, वह व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले लोगों के बारे में सोचता है। यह उस व्यक्ति की विशालता है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर जीने वाला व्यक्ति। हम यह गौर करेंगे, बहुत सारी बातें यहाँ कही गई, उनके बारे में तो हम कहते बहुत हैं, चलते क्या ही कदम है। हम अपना समीक्षक स्वयं बने। व्यक्ति जो अपना समीक्षक स्वयं बनता है वही सही समीक्षा कर सकता है और वही समाज को फिर दे सकता है। आज जिस सत्य की दुर्दशा है वह होनी चाहिए। आज अहिंसा का चोला ओढ़ कर हिंसा करने वाले हमारे और आपके बीच जिंदा है, पूरे विश्व में जिंदा है। अगर ये अहिंसक नहीं होते, ये अहिंसक होते तो शायद कोरोना नहीं आता, लेकिन हिंसक बन गए। सत्ता की दौड़, शस्त्रों की दौड़ इतनी बढ़ गई कि हम मानवता भूल गए, जबकि महात्मा गांधी ने कहा था कि मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। तो बंधुओं, बातें तो बहुत होती रही है। पूरा विश्व, हम ही नहीं मनाया है महात्मा गांधी को, पूरे विश्व के 270 देश महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। काश ये 270 ये देश एक कदम भी बढ़ते तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाता। आज 790 करोड़ की आबादी का विश्व फंसकित होता। लेकिन मैं आपकी इजाजत देते हुए दो चार पंक्ति सत्य के बारे में कहूं, जो सत्य की कैसी दुर्दशा है। दो चार पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं, पुरस्कार महोदय ध्यान देंगे कि भरी दोपहरी झूठ बिक गए,
भरी दोपहरी झूठ बिक गया, सत्य लिए मैं खड़ा रहा, डाली नजर नहीं किसी ने, जैसे आम हो गया। वह सत्य का प्रतीक दिखे किसकी कैसी भावना होती है कि हर राही पर नजर टिकाता पर होता पल पल निराश, जैसे श्वेत बदलियों से बुझे नहीं अवनी की प्यास, जैसे श्वेत बदलियों से बुझे नहीं अवनी की प्यास। एक थका हुआ मुसाफिर क्या देखता है साहब कि कभी देखता नील गगन को, कभी देखता धरती को, और कभी देखता जनपद को, और कभी झूठ की बस्ती को, कभी झूठ की बस्ती को। बंधुओं याजक दे, मैं कहूं झूठ की बात, झूठ का विश्लेषण करूं, झूठ की व्याख्या करूं कि जह ईर्षा की हर डाली पर नाच रहे थे छल के फूल, जह ईर्षा की हर डाली पर नाच रहे थे छल के फूल, एक दूसरे से हाथ मिलाते पर रखे थे मन में सूल, एक दूसरे से हाथ मिलाते पर रखे थे मन में सूल। ये दाव टिकाते कब्जित कर दे ताकि समझ नहीं पाए, दौड़ लगाए मेरे पीछे और मेरा ही गुण गाए। आज का जो चरित्र है बुरा ना मानेंगे, बुरा मानेंगे मेरे पति को वापस कर देंगे, मैं गोली में काम करके जाऊंगा। क्योंकि व्यक्ति बहुत कुछ बोल जाता है, हम भी बोलते हैं, पूरा देश पूरा विश्व बोल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अब बोलने की जरूरत कम है और चलने की जरूरत अधिक है। तभी ये कोरोना जिस हुआन जगह से निकला, ऐसे हत्यारे शांत हो पाएंगे और तभी मां धरती माता मुस्कुरा पाएगी, गल मुस्कुराएगा। पंक्ति में आपको जोड़ू, देख हरक तक उनकी ये दाव टिकाते कब्जित कर दे ताकि समझ नहीं पाए, दौड़ लगाए मेरे पीछे और मेरा ही गुण गाए। बंधु यहां तक होता तो क्षम्य हो जाता। लेकिन यह पंक्ति देखिए कि नजर बचाकर निंदा करते और सामने मुस्कुराते, ये नजर बचाकर निंदा करते और